हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून नहीं है, ये गुड इवनिंग है। एक्चुअली वो आदत है ना तुम लोग को दोपहर बोलने की, तो चलो ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आई होप अब तक सारे लोग हमसे जुड़ चुके होंगे। राज नारायण, विवेक कुमार। अच्छा, एक बार जरा मुझे कंफर्म कर दो ऑडियो वीडियो क्लियर हो रही है या फिर नहीं। चलो ऑडियो वीडियो क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं हूँ तिफा त्रिपाठी, आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त। आगे बढ़ते हैं, सब कुछ पता है तुम लोगों को। तो हम तैयारी कर रहे हैं एनडीए के, एयरफोर्स, एक्सएनवाई, नेवी, सीडीएस, एफकेट, जितने भी आपके डिफेंस एग्जाम के एग्जाम होते हैं उन सबकी हम तैयारी करते हैं। जो क्लास आपकी चल रही है, ये डिफेंस एग्जाम की क्लास चल रही है, तो बीच क्लास में पूछेगा मत कि मैम क्या ये क्लास डिफेंस वालों के लिए है या फिर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आर अकेडमी के ऊपर आपको यूट्यूब की फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराए जाते हैं, आपको यहाँ पे स्पेशल क्लासेस फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं। उसके साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको स्पेशली यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं, आपके सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं एनडीए, एयरफोर्स, एक्सएनवाई, नेवी की, और तो अगर यहाँ पे आप आते हो प्लस के सब्सक्रिप्शन पे आते हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे मिलती है, जैसे कि अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल जाते हैं। जैसे आपके प्लस पे आते हो देखो क्या क्या मिल जाती है, डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट क्विज़ेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहते हैं आपके सारे के सारे, अनलिमिटेड एक्सेस रहता है आपको। चलो क्लियर है, बढ़िया। तो देखो यहाँ पे जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा, कहीं ना कहीं नहीं, पूरा का पूरा जो फायदा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको होता है। आपके एग्जाम की तैयारी आपको मिल जाती है पूरी की पूरी सही तरीके से। वरना ऐसे कहाँ भटकते रहते हो, फिर सोचते हो कि मैम ऑफलाइन क्लास में तो बड़े पैसे लग रहे हैं। यहाँ पे एक कम अमाउंट में आपको सारी की सारी चीज़ें जो है अवेल करा दी जाती है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके सिलेबस यहाँ पे जैसे मेंशन आउट किए हुए हैं, मैथमेटिक्स, एयरफोर्स, एक्सएनवाई, यूपीएससी, एनडीए, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि यहाँ पे क्या है अवेलेबल हैं। ठीक है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे आपकी बहुत सारे जितने भी कोर्सेज हैं वो 5 टाइप से डिवाइडेड हैं। आप जो भी आपके लिए सहूलियत लगता है, चाहे 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का या फिर 24 महीने का। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं दिव्या मैम का, एंड प्रोसीड कर सकते हैं आप किसके लिए, पेमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद देन यू विल गेट 10% ऑफ। गुड इवनिंग बच्चा, जय हिंद जय हिंद। चलो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देर के। अच्छा, तो जैसा कि आपको पता था कि हमने कल तक कहाँ तक बातें करी थी, हमने कल तक, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अच्छा, मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, आप सबको पता है अभी मैं जो हूँ वो बाहर हूँ, इस वजह से थोड़ी सी इश्यूज हो रही हैं। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। कल हमने पढ़ा डीपीएसपी के बारे में, कल हमने उसके साइलेंट फीचर्स पढ़े हैं। क्या क्या पढ़ा था, किन किन बच्चों को थोड़ा बहुत अगर याद है तो प्लीज मुझे कोई बताएं यहाँ पे। क्लियर हो रही है, क्लियर हो रही है, हाँ जी। चलो नहीं याद है, चलो यानी कि वापस से बताना पड़ेगा कि मैंने कहाँ से स्टार्टिंग करी थी। देखो, मैंने बता रही थी मैं डीपीएसपी के बारे में, मैं बता रही थी कि डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसेबल है, फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसेबल है। दोनों में क्या है, अगर ओवरऑल आप बात करते हैं तो जस्टिस की बात है। किस चीज़ की बात है, जस्टिस प्रोवाइड करने की बात है। दोनों में एक ही सिमिलर चीज़ बस कही जा रही है। बात यहाँ पे ये है कि जो फंडामेंटल राइट है वो इन्फोर्सेबल है, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हो, आप सीधे कोर्ट में जा सकते हो अपने मुकदमे को लेकर। लेकिन अगर डीपीएसपी में ऐसा कुछ होता है तो आप नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते हो भैया, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल नहीं है। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है क्या नहीं। चैप्टर बहुत बोरिंग है, मुझे पता है डीपीएसपी का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ने नहीं मांगते हैं, क्योंकि इसमें जो है पूरे के पूरे आर्टिकल्स जो है वो भर्ती पड़े हुए हैं। अगर आसान तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो डीपीएसपी जो है बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। बस जरूरत इतनी है कि आपको समझ में आ जाए। हाँ जी, डीपीएसपी में यहाँ पे 3 प्रिंसिपल है, नॉन गांधी, लिबरल्स, ये जितने भी हैं, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे इसके आर्टिकल्स के बारे में। अब चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा कनेक्ट करती हूँ। देखो, जैसे कि डीपीएसपी के बारे में मैंने बताया, आर्टिकल 38 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, एक सेकेंड, फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये कहाँ पे हैं, पार्ट 3 में है। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में, संविधान के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है, पार्ट 3 में है। डीपीएसपी जो है ये कौन से पार्ट में है, डीपीएसपी है पार्ट
4 में, ठीक है। फंडामेंटल राइट की शुरुआत होती है 12 से, इसकी शुरुआत हो रही है अगर 38 से। दोनों की जो शुरुआत हो रही है स्टार्टिंग में, दोनों बात कर रहे हैं किसके बारे में? स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। कनेक्ट कर पा रहे हो तुम लोग इस चीज को? मतलब इस चीज से हमें क्या बताने की कोशिश की गई है? हमारे जो भी संविधान मेकर थे, हमारे जो लॉ मेकर थे, जो संविधान मेकर थे, वो आपको क्या बताना चाह रहे थे, आपको क्या कहना चाह रहे थे, ये चीज देके एक तरफ आपको फंडामेंटल राइट देते हैं पार्ट 3 में और एक तरफ आपको डीपीएसपी देते हैं पार्ट 4 में। दोनों के स्टार्टिंग आर्टिकल में आपके बारे में बात करते हैं, किस चीज के बारे में? स्टेट के बारे में। मतलब इसका क्या हो रहा है? कौन बताएगा मुझे? वेलफेयर ऑफ स्टेट के बारे में ही बात हो रहा है। वेलफेयर ऑफ स्टेट क्या मतलब है? हम जो चाह रहे इंडिया को, हम जो चाह रहे थे अपने स्टेट को, हमारे जितने भी लॉर्ड्स थे, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे जितने भी, वो हमें क्या समझाना चाह रहे थे कि ये जो इंडिया है, सबसे पहले इसका क्या है, पूरा का पूरा जो मोटिव है, जो मुद्दा है, कहाँ पे फिक्स्ड है? मुद्दा कहाँ पे फिक्स है? वेलफेयर ऑफ द स्टेट में फिक्स है। हमें इंडिया को क्या बनाना था? वेलफेयर करना था स्टेट के लिए। हमें एक पुलिस स्टेट नहीं बनाना था। हमें एक, कल भी मैंने चीज कही थी कि हमें क्या पुलिस स्टेट नहीं बनाना था। अच्छा, पुलिस स्टेट क्या होता है? पुलिस स्टेट वो होता है जहां पे अपनी मर्जी के लिए, अपने फायदे के लिए चीजें चल रही हूँ। कहते हैं ना कि जनता जाए, जनता की फीलिंग जाए, कुछ भी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस अपनी जेब भरने से फर्क पड़ता है। यस यस, एब्सोल्युटली राइट। मैंने कहा ना किसी को इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली पढ़ने में डीपीएसपी, कोई बात नहीं। यस यस यस, राइट। अब देखो, तो इनका कहना था कि हमें एक पुलिस स्टेट नहीं बनाना, हम ये जो इंडिया बना रहे हैं, जब ये संविधान को जब ये ड्राफ्ट कर रहे थे, आपको मैंने सबके बारे में बताया था संविधान कैसे प्रिपेयर हुआ, संविधान में कौन कौन से लोग थे जो यहाँ पे बैठे थे इसको प्रिपेयर करने के लिए। तो अब एक सिंपल सी सिनेरियो क्या आई कि इसको हमें क्या करना है कि लोगों के बारे में सोचा जाए। वेलफेयर स्टेट वो हुआ जहाँ पे उसकी जनता के बारे में सोचा जाए, जहाँ पे लोगों के ध्यान को, लोगों की मर्जी को मायने में रखा जाए, ना कि सिर्फ अपना जेब भरते जाएं, अपनी पॉकेट जो है वो भरते जाएं। बात समझ में आ रही है? अब ऐसा तो नहीं कर सकते सीधे, ये तो नहीं कह सकते आप ये नहीं कह सकते हो कि आप आज से हमने सब्सिडी देनी बंद कर दी। आप ये नहीं कह सकते हो कि भैया अब सब्सिडी जो है अब हम वो देंगे नहीं, अब मिड डे मील जो हम चालू करते हैं स्कूल में मिड डे मील हमने नहीं देना है। क्यों हम फालतू के अपने पैसे खर्च करें? सरकार कहेगी कि क्यों अपने फालतू के पैसे खर्च करेंगे, हम मिड डे मील जो है ना आज से बंद कर दे रहे हैं, ये जो स्कॉलरशिप का जो अमाउंट दे रहे हैं ना उसको हटा दे रहे हैं। पढ़ना नहीं है तुम लोगों को, बस सुनो। तो क्या कह दिया कि अब ये सारी चीज क्या करेंगे, हम हटा देंगे। तो ऐसा कर सकते हैं? नहीं। हमारा एक पुलिस स्टेट नहीं है कि सरकार आएगी और सरकार कह देगी बस कि नहीं भैया हम तो जनता के लिए कुछ ना करने वाले, हम तो पैसे नहीं सैंक्शन करने वाले पुल बनने के लिए, हम पैसे नहीं सैंक्शन करने वाले हैं। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। उनको सारी चीजें जो भी वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए करनी होगी वो करना होगा। अगर आप डीपीएसपी सही तरीके से, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आपको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा ये सारी चीजें। हेलो हेलो हेलो, बहुत सारे बच्चे के लिए बहुत बोरिंग लग रही होगी। क्यों? क्योंकि मैम इतना टफ क्यों पढ़ना है हमें डीपीएसपी, ऊपर बस पढ़ा दीजिए ना मैम, 1 लाइनर पढ़ा दीजिए बस, बात खत्म। कल मुझे एक बच्चे का टेक्स्ट आया और कहते हैं कि मैम आप ना डीपीएसपी जो है ना मैम ऊपर ऊपर बस पढ़ा दीजिए मैम। मैम उतना जान के उतना मैम कौन पढ़ेगा मैम, उतना याद करने की मैम बैठेंगे तो मैम फिर बहुत वक्त निकल जाएगा मैम। तो वैसे भी सिनारियोज हैं। तो मैंने बोला अच्छा बेटा बहुत बढ़िया, तो फिर ग्रुप डी की तैयारी कर लो। बिल्कुल टफ नहीं है। देखो अब अगर तुम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हो तो तुम्हें बहुत कुछ इसमें समझ में आएगा अंदर। ये कह रहा है प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर थ्रू जस्टिस। अच्छा, वापस से यहाँ पे क्या टर्म इस्तेमाल हो रहा है? जस्टिस का टर्म इस्तेमाल हो रहा है। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। मैंने तुम्हें कल भी एक बात कही थी, अगर तुम डीपीएसपी को पूरा निचोड़ के भी अगर पढ़ लोगे ना और सही तरीके से अपने पूरे को, फंडामेंटल राइट को, डीपीएसपी को, तो दोनों से बस एक ही कंक्लूजन निकलेगा। वो कंक्लूजन क्या है? जस्टिस प्रोवाइड कराना। मैंने कल ही कहा था जस्टिस इज पैरामाउंट, जस्टिस प्रोवाइड कराना। जस्टिस जो शब्द है जस्टिस का, ये कहां से आया है? रशियन रेवोल्यूशन, याद है? कहां से आया जस्टिस का शब्द? सबसे पहले कि हमें जस्टिस चाहिए, जस्टिस होना होगा इस वाले सिनारियो में, कहां से आया ये? किस रेवोल्यूशन से आया था?
मैम जी 5G तो हार्मफुल है, लेकिन उन एक्टर्स पर फाइन क्यों लगाया गया? बेटा जूही चावला जी पे फाइन लगाया गया, फाइन इसलिए लगाया गया है, 5G की वजह से फाइन नहीं लगाया गया। फाइन इसलिए लगाया गया है क्योंकि अगर कोर्ट में कोई भी हियरिंग होती है तो उसकी रिकॉर्डिंग कभी नहीं की जाती है, मतलब बाकी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं कराई जाती है, वरना आप पे फाइन वैसे भी चढ़ जाएगा। जूही चावला जी ने क्या किया था, अपनी कोर्ट की हियरिंग की जो लिंक थी, क्योंकि अभी चूंकि सारा जो कोर्ट है वो ऑनलाइन चल रहा है, मैं आप लोगों को बता ही रही थी कि अभी जो कोर्ट चल रहा है वो ऑनलाइन चलता है, कोर्ट वोट सारे बंद हो रखे हैं, तो उस वजह से उन्होंने जो लिंक थी उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पे डाल दी थी, जिसकी वजह से जो सारे लोग थे, पब्लिक थी, वो जुड़ गई थी आपके हाई कोर्ट के हियरिंग में, जो कि बेटा ये तो ब्रीच है ना, कैसे जोड़ सकते हो आप किसी और को भी। और ये कोर्ट का मजाक है, न्याय संविधान का ये मजाक है। अब आप रिकॉर्डिंग जो होती है कोर्ट के, आप सबको बांटते जाओगे कोर्ट की रिकॉर्डिंग और कहोगे देखो हम कितने खूबसूरत लग रहे हैं उस ड्रेस में, लाइक सीरियसली बड़ा केस हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। हाँ जी, रशियन रेवोल्यूशन से। चलो अब बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। देखो अब पूरा मैंने क्या कहा, अगर तुम फंडामेंटल राइट्स भी देख लोगे, डीपीएस भी देख लोगे, तो दोनों का एक ही मोटिव है, चाहे एक जस्टिसेबल हो चाहे एक नॉन जस्टिसेबल हो, दोनों को मिला के यही कहना चाह रहा है कि भैया तुमको सोशली जस्टिस मिलना चाहिए, सोशली तुमको न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ सोशली जो है अन्याय नहीं होना चाहिए। तुम जैसे जैसे धीरे धीरे आगे मैं आर्टिकल बताऊंगी तुमको ये चीजें सही तरीके से दिमाग में चलती जाएंगी। इकोनॉमिकली जो होना चाहिए लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, पॉलिटिकली जो है लोगों को क्या मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। अच्छा एक शब्द यहाँ पे और है, शब्द नहीं एक्चुअली एक सेंटेंस यहाँ पे और है, एंड टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम, यहाँ लिखा है एंड टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ये जो शब्द है ये मोरारजी देसाई जी ने ऐड किया था, ये जो आपकी लाइन है ना, एंड टू मिनिमाइज बाद में ऐड किया था मोरारजी देसाई जी ने, एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। आप कहोगे कि मैम क्यों ऐड करा था और क्या मतलब बनता है इसका, आप तो कुछ भी बस बोलते जाते हो मैम, क्या होता है, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को, किसी को ज़्यादा सैलरी मिलती है, किसी को कम सैलरी मिलती है, तो उनकी इनकम को, उनकी आय को आप कम कैसे कर दोगे, इनइक्वालिटी की जो है उसको कम कैसे कर दोगे। मान लो तुम कहोगे कि मैम अभी मैं वही काम कर रहा हूँ तो मेरे को 10 रुपये मिल रहे हैं और उसको 100 रुपये मिल रहे हैं, तो आप उसके बीच के फर्क को कम कैसे कर दोगे, ये कैसे लिख सकते हैं डीपीएसपी में। तो मेरा बेटा इसको अगर ध्यान से अगर पढ़ोगे तो समझ में आएगा तुम्हें सिनारियो। देखो पॉलिटी जो है, पॉलिटी पढ़ने के लिए आंखें चाहिए होती हैं, ठीक है, प्रॉपर आंखें और दिमाग का इस्तेमाल। अगर पूरी पॉलिटी तुमने सही से पढ़ लिया, अगर संविधान तुमने सही से पढ़ लिया ना, इट्स अ पावर गेम, पूरा का पूरा ये क्या है, एक पावर गेम है। जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी करते हो या लॉ जिन लोगों ने किया है, या फिर तुम लोग भी जिन लोगों ने बहुत अच्छे से स्टडी करा इसके बारे में, उसको पता है कि अगर पॉलिटिक्स सही से तुमने पढ़ी है ना तो बहुत सही पावर गेम है ये। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है बहुत कुछ हिडन है। तुम संविधान जब खोल के देखोगे, एक बार जब तुम पॉलिटी पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत को, मान लो किसी की सैलरी 1 करोड़ है, किसी की सैलरी 10 लाख है, किसी की सैलरी 1 लाख है, तो हमने बना दिया टैक्स पेयर्स, हमने इनकम टैक्स बना दिया। क्या बनाया भैया, हमने इनकम टैक्स बना दिया। कैसे क्रिएट हुआ इनकम टैक्स, आर्टिकल 38 के बाद ये ड्राइव हुआ। मैंने क्या बताया था तुम्हें कि डीपीएसपी का इस्तेमाल कब होता है, डीपीएसपी का इस्तेमाल होता है लॉ बनाते वक्त। तुम लोग को समझ में आ रहा, तुम लोग डाउट्स को कनेक्ट कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। मैं बहुत अच्छा समझाते हो लेकिन बोर्ड पर और अच्छा होगा। अच्छा ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रोहित आ जाइए बच्चा, नो इश्यूज। मैम मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई कर दीजिए। चौधरी सब मैम 36 37 बता रही हूँ 36 जैसे मैंने बताया ना आपको, स्टेट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है उनको कवर कर रहे हैं। देखो 36 से मैंने बताया ना किसके बारे में है, 36 की स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, स्टेट डिफाइन किया हुआ है पार्ट 4 में, और फंडामेंटल राइट के पार्ट 3 के आर्टिकल 12 जिसकी शुरुआत हो रही वहां पे किसके बारे में है, स्टेट के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, इंडिया स्टेट के बारे में बताया हुआ है। अच्छा अब यहाँ पे ये चीज तुम लोग समझ गए, तो हमने क्या किया, हमने इनकम टैक्स डाल दिया और हमने क्या किया, उस इनइक्वालिटी को थोड़ा सा कम कर दिया। अब देखो पूरा कम करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको मिनिमाइज करना जरूर पॉसिबल है।
और हमने वही चीज़ लिखा था अपने यहाँ। बेटा सुनो, शोभित साहू हिंदी, बच्चा मैं एक एक चीज़ जो है मैं हिंदी में बता रही हूँ। एक्चुअली जो आर्टिकल्स लिखे हैं, आर्टिकल्स इंग्लिश में लिखे हुए हैं। यस वरदान, राइट। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा नालायकों। अगर ध्यान से पढ़ना चाहोगे ना तो जितना बेसिक करके मैं पढ़ाती हूँ ना तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि आर्टिकल जो है कोई बड़ी बात नहीं है। अरे आर्टिकल 36 में देखो कैसे डिफाइन करा हुआ है, स्टेट की तरह डिफाइन करा हुआ है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने कवर अप करने हैं। आर्टिकल 38 में क्या कह रहा है? आर्टिकल 38 में कह रहा है कि हमें वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करना है, ताकि उनको कहीं भी भेदभाव का सामना ना करना पड़े। उनको जो जस्टिस है, जो न्याय है, उनको प्राप्त हो, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। बात समझ रहे हो? अब यह दूसरा जो लाइन है, ये जो ऐड किया था मोरारजी देसाई साहब ने ऐड किया था कि एंड टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ये नहीं है कि सिर्फ एक के बच्चों को वहां पढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए, दूसरों को भी इजाजत मिलनी चाहिए। सीबीएसई बोर्ड ने एक चीज लेके आया था। सीबीएसई बोर्ड ने कहा था, आई गेस जब मैं स्कूल में थी 7th 8th टाइम पे, तब डाला गया था, क्या डाला गया था वहाँ पे? 25% रिजर्वेशन डाला गया था। किन लोग लिए डाला गया था? क्यों कहा गया था? कहा गया था कि जितने भी जो लोग हैं, जो लोग गरीब तबके से बिलोंग करते हैं। अच्छा, हिंदी मीडियम मूवी किन किन लोगों ने देखी थी यार? तुम लोग तो पता ही चल गया, वैसे तुम लोग को मूवियों से ज़्यादा समझ में आता है फिल्मों से। बेटा सुनो, ये जो पीडीएफ है ये मैंने नोट्स के तौर पे प्रोवाइड करा दिया करूँगी। मैं समझ पा रही हूँ कि बोर्ड पे पढ़ाने पे आप लोग नोट्स बना पाते हैं, लेकिन मैं जो भी पीडीएफ लेके आती हूँ, मैं उन पीडीएफ को नोट्स के फॉर्म में लेके आती हूँ, अगर आप चेक करोगे तो। और मैं इसमें कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ। एक एक चीज़, डेफिनेशन, फिर आर्टिकल देन डेफिनेशन। हाँ जी, तो उससे समझ में क्या आया? तो वो भी जो लॉ ड्राइव हुआ, वो लॉ कहाँ से ड्राइव हो रहा है? आर्टिकल 38 से। जब कोर्ट में कोई जाएगा और कोई कहता, आज मान लो जो आदमी अमीर है वो कहता कि हमारे बच्चे को हमने इतने पैसे दे दे के हम इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इतने पैसे दे के हम सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, और अब बाकी तबके के जो लोग हैं, जो हमसे नीचे हैं, वो भी मेरे बच्चों के साथ बैठेंगे आके। सपोज ऐसा कोई कह दे, ऐसा कोई अड़ील कोई पैदा ही हो जाए, हिटलर जैसा कोई, और कह दे, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा? सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट से कुछ आर्टिकल्स बताए जाएंगे, उसके बाद उसको कहा जाएगा ये जो लॉ बनाया गया ये आर्टिकल 38 के तहत बनाया गया है कि अपॉर्चुनिटीज जो हैं, लॉ जब भी बनाए जाते हैं, प्लीज डू रिमेंबर दिस, जब भी कानून बनाए जाते हैं तो डीपीएसपी के तहत बनाए जाते हैं। इन चीजों में कभी भी कंफ्यूज मत होना, कभी भी नहीं। ठीक है, बता रही समझ में? तो यहाँ पे क्या, अपॉर्चुनिटीज में भी कभी उनको थोड़ा मिनिमाइज कर देना। देखो 25% का रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया जो लोग इकोनॉमिकली वीक हैं। अब पूरे के पूरे 100% तो नहीं प्रोवाइड करा सकते थे, है ना? हर के सीट्स होते हैं, स्कूल में बोलो, कॉलेजेस में बोलो, हर जगह के सीट होते हैं। तो अच्छा, मैंने कल तुमको बताया था कि एक मुद्दे पे विवाद था, अपॉर्चुनिटी वाले मुद्दे पे विवाद हुआ था। क्या बताया था कल मैंने तुमको? आर्टिकल 15 को लेके, और यहाँ पे आर्टिकल को लेके मैंने क्या बताया था? मैंने तुम्हें रामोजी एक केस के बारे में बताया था। वो मैंने क्या बताया था कि साउथ के टाइम पे 1951 में क्या हुआ था, वो जो लेडी थी वो जाती है एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए। तो जब वहाँ पे जाती है तो कहती है कि ये बाकी बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन क्यों प्रोवाइड की जा रही है और हमें क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही है? अभी तो हमारा संविधान बना है, जहाँ पे एक तरफ संविधान हमारा ये कहता है कि किसी में भी इनइक्वालिटी नहीं होगी, हर किसी को बराबर तौला जाएगा, हर कोई जो होगा एक होगा। याद है जो सुप्रीम कोर्ट का मैं जो कल तुमको केस बता रही थी, क्या उसमें उस वो लेडी ने कहा कि जब सब कोई हम लोग एक हैं तो इतना टसल क्यों है? फिर दो आर्टिकल्स में डीपीएसपी कुछ और कहता है, फंडामेंटल राइट्स कुछ और कहता है। एक साइड पे आप ये कह रहे हो कि आप किसी को रिजर्वेशन, आप सबको इक्वली ट्रीट करोगे, चाहे सोसाइटी में चाहे कोर्ट में, आप सबको इक्वली ट्रीट करोगे हर को। तो फिर यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में आप रिजर्वेशन कैसे दे सकते हो? तब जाके इंदिरा गांधी कह रही हूँ, जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास किया था। उसके तहत कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि जब भी टकरार होगा डीपीएसपी का और फंडामेंटल राइट का, तो हमेशा जो फेवर होगा वो किसके फेवर में जाएगा? मुकदमा फंडामेंटल राइट्स के फेवर में जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट?
समझ में आ रहा है ना? हाँ चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? आर्टिकल 38 पूरा क्लियर है? बेटा कुछ आर्टिकल्स है ना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आप कनेक्ट कर पाओगे। बढ़िया बच्चा, आगे बढ़ो। अननेसेसरी के आर्टिकल्स मैं खुद नहीं पढ़ाती हूँ तुम लोग को, मैं वही आर्टिकल्स पढ़ा रही हूँ जो आर्टिकल्स तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हैं। कल को जब तुम जाओगे ना, कल को तुम्हारा कहीं मन कर गया प्रमोशन नहीं हो रहा मैम, तुम बोलोगे अरे यार मैम हमने तो चलो ठीक है मैम, हमने क्या कहते हैं कोई भी जो जॉब ले लेनी है हमने डिफेंस में, प्रमोशन नहीं लेना। बेटा जब प्रमोशन लेने की बात आएगी ना तो तुम कहोगे मैम थोड़ा सा और पढ़ लिया होते शायद अब मैम से। चलो अब आर्टिकल 39 कितनी ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड है ये तुम लोग को पढ़ के समझ में आएगा। अच्छा यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो नहीं दी हुई हैं। ये है आर्टिकल 39A में है राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड सिटीजन, इक्विटेबल है बी में 39B। ये है सी में इक्वल पे फॉर इक्वल मैन एंड वुमेन एंड प्रिजर्वेशन, नहीं 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 नहीं, हाँ ये दिस वन इज इन डी एंड अपॉर्चुनिटीज वाला सेक्शन इज इन आर्टिकल 39A। देखो मैं यहाँ पे किस तरीके से नोट्स के फॉर्म में तुम लोग के लिए शॉर्ट बना के लेके आई हूँ, ठीक है, बहुत शॉर्ट। देखो मैंने क्या कहा, सोचोगे ना मैंने क्या कहा। पॉलिटी बेटा क्या है? आंखों का एक सही खेल है, दिमाग का एक सही खेल है पॉलिटी। संविधान जो ड्राफ्ट किया गया है, संविधान ऐसे नहीं है कि तुम जैसा सोचते हो ना कि खेलते खेलते इंग्लिश पढ़ लेंगे। संविधान वो नहीं है जो सोचते हो ना कि खेलते खेलते अरे मैथ जो है जोड़ घटाव जो है खेलते खेलते पढ़ लेंगे, जाएंगे लिखते लिखते खेल देंगे। बेटा पॉलिटी में ना बहुत इस्तेमाल है। एक एक लाइन में मैं तुमको लॉ की एक किताब दूंगी, कभी एक बार असली संविधान उठा के देखना, एक एक लाइन में सिर्फ 4 से 5 मीनिंग निकलते हैं। तुम्हें पता है हम लोग को बेयर एक्ट पढ़ने में क्यों इतना वक्त लगता है? मैं तुमको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। लॉयर्स के लिए, लॉ स्टूडेंट के लिए बेयर एक्ट आता है जो कि पतली सी किताब रहती है, पतली सी, मतलब ऐसे कह दो ना कि मतलब पंखा बना के ऐसे झेल ले यार, पतली सी किताब आती है। लेकिन हमसे बेयर एक्ट, जब हम कॉलेज में थे ना तो हमसे बेयर एक्ट पढ़ा नहीं जाता था। बेयर एक्ट होता है जैसे CPC का बेयर एक्ट होता है, IPC का बेयर एक्ट होता है, CRPC का बेयर एक्ट होता है, हिंदू मैरिज एक्ट का होता है, मुस्लिम मैरिज एक्ट का होता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का बेयर एक्ट होता है, हर एक कानून का, ठीक है। फिर क्या होता है, लेकिन हम पतली वाली किताब हम ना कॉलेज में बहुत अवॉइड करते थे पतली वाली किताब पढ़ना। उसके अलावा हम वो मोटी वाली किताब खरीदते थे हम लोग, जो और ज़्यादा महंगा देता। बेयर एक्ट जो है 30-40 रुपए की आती थी, लेकिन वो किसी से पढ़ा नहीं जाता था। हम मोटी वाली किताब खरीदे जिसमें उसका जस्टिफिकेशन दिया हुआ था, तो वो किताब इतनी मोटी हो जा रही थी। खेल समझ पा रहे हो? बेयर एक्ट में रॉ लैंग्वेज थी। बेयर एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल के, संविधान से निकाल के बिल्कुल रॉ लैंग्वेज दी हुई थी। उसमें एक लाइन जो दिया हुआ था, उस एक लाइन को हमें ब्रेक करके पढ़ना होता था। उस एक लाइन को पढ़ने में एटलीस्ट मुझे तो आधे घंटे से 40 मिनट का वक्त लगता था, क्योंकि एक लाइन से बहुत सारे नोट्स बनते थे। कैसे? क्योंकि दिमाग लगाना पड़ता था। ये जैसे तुमको पता है ना, मे और शैल लॉ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मे और शैल जो है किसी को फांसी दिलवा भी सकते हैं, किसी के रुकवा भी सकते हैं। तुम्हें 14 साल की सजा दिलवा भी सकते हैं और रुकवा भी सकते हैं। मे और शैल का इतना बड़ा रोल हो जाता है। अगर एक लाइन ये कह रहा है कि राइट टू एडिक्वेट मीन्स, इसका मतलब क्या है? यहाँ तो मैंने बहुत एक्सप्लेन करके लिखा है। अगर कोर बुक में जाओगे, अगर संविधान की बिल्कुल कोर बुक में जाओगे तो तुमको इतना टफ हो जाएगा कि तुम कहोगे यार सर चकरा रहा है बिल्कुल। क्योंकि जब मैं क्लास 12th में थी, आई गेस जब मैं लॉ की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने जब पहली बार जब लॉ की नॉर्मल रॉ किताब खोली थी लॉ की, तो मेरा सर चकरा गया था। मैंने बोला यार ऐसे कैसे होगा यार, ये क्या है? और इंग्लिश भाई साहब, ये टफ इंग्लिश आती है ना, क्योंकि ब्रिटिशर ने बनाया था। हमारा जो संविधान है वो कहाँ से लिया गया है? 1935 के एक्ट से लिया गया है। इसीलिए जो हमारा लॉ है बहुत टफ होता है। हमारा जो संविधान है वो पढ़ने में बहुत टफ लगता है। मैं तुमको एक कहानी की तरह पढ़ा सकती हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को भी देखा पढ़ाते हुए, अच्छा तुम्हें तो NTPC के लिए पढ़ा रहे हैं, चलो यार तुमको ज़्यादा नहीं पढ़ना, इतना पढ़ो बस काम खत्म। मेरा मोटिव तुम्हारे एग्जाम निकालने के साथ साथ तुम्हें नॉलेज प्रोवाइड कराना है। मैंने हमेशा कहा है कि देखो, अगर तुम्हारे पास नॉलेज है ना तो एक दिन तुम मेरा शुक्रिया अदा जरूर करोगे, तुम कभी भूखे नहीं मरोगे। हाँ जी, यस, पॉलिटी में आप शॉर्टकट नहीं कर सकते हो। अगर शॉर्टकट कर रहे हो तो फिर आप
यार बेइज्जती कर रहे हो यार पॉलिटी की, किसी के जीवन के साथ खेलना भी है, लेकिन पॉलिटी के साथ अगर करो तो फिर बेइज्जती हो जा रही है फिर तो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आर्टिकल 39A क्या कहता है। आर्टिकल 39A कहता है कि राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन। अब यहाँ पे तुमको एक चीज समझना होगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि हर किसी को हक है, हर किसी को अधिकार है, किसका? जीवन जीने का। अब यहाँ पे ऑल लिख सकता था, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन। अब इसका मतलब क्या बनता? ऑल सिटीजन में मेन और वुमेन दोनों फॉल कर रहे हैं, इसलिए जब मैं आपको समझाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। अब मैं यहाँ पे मेन और वुमेन क्यों मेंशन कर रही हूँ? ताकि कहीं पे जेंडर बायसनेस ना हो जाए, क्योंकि जब भी केस होते हैं तो एक केस हुआ था इसके रिगार्डिंग, तो यही कहा गया है कि संविधान में हर जगह जो है स्पेसिफिकली मेंशन है मेन एंड वुमेन। मैं आगे चल के तुम्हें बताऊंगी। तो ये कहा गया है कि हर किसी को एक नॉर्मल जीवन जीने का, उनके एडिक्वेट लाइवलीहुड का एक नॉर्मल जो चीज होता है वो दोनों को प्रोवाइडेड होना चाहिए। क्लियर है? अब देखो आर्टिकल 39B क्या कहता है। आर्टिकल 39B कहता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज for the of the community for the common good prevention of concentration of wealth and means of production। देखो अब इसको इग्नोर कर दो, ठीक है? मेरी बात को सुनो, मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है? कैसे समझोगे बातों को? देखो यहाँ पे कह रहा है, अब आर्टिकल 39B क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक पैसा जो है किसी एक सेक्टर में ना चला जाए। बात समझ रहे हो? कह रहा है कि पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए मटेरियल का, या पैसे का मेन मुद्दा है यहाँ पे पैसे का बेटा, कि पैसा जो है किसी एक कम्युनिटी में, किसी एक रिलीजन में, या किसी एक कास्ट में, या किसी एक ग्रुप में नहीं जाना चाहिए अकेले, बल्कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं उन सब में डिवाइड होना चाहिए। ये कह रहा है आर्टिकल 39B। कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि भैया कह देंगे अच्छा तुम हिंदू हो, चलो सारे पैसे जो है हम हिंदू कम्युनिटी को डालेंगे। ऐसा नहीं कहना, अच्छा वो मुस्लिम है, हम तो जितने भी पैसे देंगे ना, जो भी आएगा हम तो बस अपने मुस्लिम भाई लोग को देंगे और किसी को नहीं देंगे पैसे। नहीं, क्या है यहाँ पे? अब इस पे मुद्दा उठ सकता है। कैसे उठ सकता है? कौन बताएगा? पढ़ाओ इतनी मेहनत से, लेकिन देखो इनको नालायकों को इंटरेस्ट ही ना आए कभी पढ़ने में। सुनो चलो देखो यहाँ पे तो कहते हैं कि जो पैसा जो है, जो गुड्स है, नॉर्मल गुड्स हैं, वो किसकी जगह पे जाए? हर किसी के पास जाएंगे। बात समझ रहे हो? देखो यहाँ पे एक सेकंड रुको, हाँ ये इधर है, एक सेकंड। अब देखो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन। अच्छा यहाँ पे तुम कहोगे कि मैम इतना स्पेसिफिकली क्यों दिया हुआ है? तो बेटा अभी जो मैंने आपको समझाया कि स्पेसिफिकली ही देना पड़ रहा है मेन एंड वुमेन, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो जाए। कहते हैं ना तुम लोग बातें कैसे घुमाते हो। आज मैंने कहा कि यार तुमने तो कहा था कि चलो तुमने अपने दोस्त से कहा कि तुमने तो कहा था कि मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा 6 बजे तक, तो तुम्हारा दोस्त बातों को कैसे घुमाएगा? तुमने कहा था कि मिलने आ जाऊंगा, मैंने कहा था कि मैं मिलने आ जाऊंगा 6 बजे तक, लेकिन अभी के 6 बजे नहीं, मैंने कल के 6 बजे बोला था, है ना? तो यहाँ लोग ऐसे ही हैं जो बातों को घुमा देते हैं। तो इसीलिए हम पर्टिकुलरली मेंशन करते हैं कि मैंने कहा था कि मैं मिलने आऊंगा 6 PM पर, 6 बजे शाम को, ठीक है? आज का डेट A to Z चीज, जब भी कोई ऑफिशियल वर्क होता है तो क्यों पड़ता है सब कुछ? कभी दिमाग लगा के सोचा है? हर किसी के पीछे एक रीजन होता है। इसलिए यहाँ पे अगर डालते ना इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर ऑल, तो कहते हैं ऑल का मतलब तो बस आदमी होते हैं, या ऑल का मतलब तो सिर्फ औरतें होती हैं। इसलिए स्पेसिफिकली तो यहाँ पे जो है इनके बारे में बताया गया कि अगर कोई इक्वली काम कर रहा है, अगर कोई इक्वली मेहनत कर रहा है, तो उसको जो पे है वो भी इक्वली मिलना चाहिए। लेकिन हाँ ये होता नहीं है ठीक है? तो इस बारे में कहा गया अगर तुम किसी से 9 घंटे काम करा रहे हो तो तुम उसको 9 घंटे, और तुम सेम काम कर रहा है वो भी, तो तुम उसको इक्वल पे करोगे। ठीक है? क्लियर है यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे आर्टिकल 39 क्या कहता है, 39D क्या कहता है कि प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबली एब्यूज। ठीक है? अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये बातें बताऊंगी, पहले यहाँ तक पढ़ लो। फोर्सिबली एब्यूज, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक सेकेंड, कह रहा है कि हर किसी के हेल्थ को और स्ट्रेंथ को देख के, देखो ये कितनी खूबसूरती से ये बनाया गया है, ये जो आर्टिकल है कितनी खूबसूरती से बनाया गया है।
कम जनरेटर की पुलिस सभी से करें जहाँ से बना देते हैं उसमें रिप्लेस करना। वेरी गुड वेदांत, कोई बात नहीं, नॉलेज धीरे धीरे जो है आ जाएंगी। नहीं बच्चों को क्या होता है ना मैम गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है इसलिए फॉर कुर्सी तोड़ होता है। देखो मैं एक बात बताऊँ बेटा तुमको, गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है क्यों निकलता है, चलो आज थोड़ा सा और लेक्चर दे देती हूँ तुम लोगों को। बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, डीपीएसपी आ रहे हैं बच्चे, चले जा रहे हैं, क्यों चले जा रहे हैं? अरे मैम इतना अंदर तक कौन पढ़ेगा, बच्चे कह भी चुके हैं। अब मेरी बात सुनो एक, आई बच्चा कह रहा, सनी जैसे कह रहा है कि मैम जो गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है। गवर्नमेंट जॉब बेस्ट क्यों लगती है? माइंड में सबसे पहले क्या आता है? गांव घरों में क्या होता है, अरे इसको तो सरकारी नौकरी है। क्यों ऐसा होता है? सरकारी नौकरी है, कितना कमा लेते हैं, तुम प्राइवेट भी कमा सकते हो। क्यों कहते हैं सरकारी में? कहते हैं कि छुट्टी मार पाएंगे, सरकारी में तो घर भी बैठोगे तब भी तुम्हारा तनख्वाह बनता रहेगा। पहले हमने कामचोरी की बात कर दी। हमने कहा सरकारी नौकरी में तो अरे नहीं भी जाओगे ना, घूस का तो पक्का है। एक बार अगर पुलिस में हो गया, ठीक है, एक बार अगर हम चले गए ना, सिपाही बन गए, एक बार अगर हम बन गए ना, तो उसके बाद तो हम जबरदस्त घूस कमाएंगे। दिख रहा ना, दो मंजिला मकान पीट लेंगे हम तो एकदम। क्यों? घूस के बारे में बात आता है। सबसे पहले हमने 2 बार अपनी कंट्री से गद्दारी कर दी। पहली बार हमने गद्दारी कब करी? जब हमने अपनी पहली काम चोरी करी कि हमें काम ज्यादा ना करना पड़े। अरे नालायकों, पैदा क्यों हुए हो फिर? दूसरी चीज हमने क्या कह दी? घूस की, करप्शन की बात कह दी। दूसरी क्या कह दी? अरे यार सरकारी नौकरी में ना बहुत छुट्टी मिलती है। एक बात बताओ, मैं आगे उस आर्टिकल्स के बारे में भी समझाने वाली हूँ तुमको। मैं कह रही हूँ डीपी स्पेस से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो तुमने कहा कि अरे यार कौन जा रहा है सरकारी जॉब में, ये प्राइवेट जॉब में काम करने, बहुत काम कराते, सरकारी में तो अच्छा छुट्टी मार लो, ये साइन करके रजिस्टर पर साइन करके आ जाओ, घर बैठ जाओ, हो गया। कभी लाइफ देखी है आर्मी ऑफिसर की? डिफेंस वालों की लाइफ देखोगे ना तो समझ में आएगा कि वो सरकारी नौकरी इसलिए नहीं होती है छुट्टी मारने के लिए। वो सरकारी नौकरी होती है अपने पैशन के लिए, देश की तरफ जज्बे के लिए, देशभक्ति के लिए। बाकी जो सरकारी नौकरी करते हैं, बैठे बैठे देखोगे बैंक में इतना सारा पेट निकल गया है, बैठे बैठे देखोगे क्या बनना है, हमको तो सरकारी टीचर बनना है। काहे बनना है बुआ तुमको सरकारी टीचर? काहे कि हमको तो ये भी नहीं पता है कि देश जो है वो आजाद कब हुआ था, लेकिन सरकारी टीचर बनना। काहे बनना? काहे कि पैसा देके तो हम बन जाएंगे। जो गांव के जो सरपंच उनको पैसा देंगे, गांव के सरपंच हमको दे देंगे, चाहे गांव के सरपंच को बोलेंगे कि भैया तुमको एक मोटरसाइकिल गिफ्ट में दे देंगे, तो हमको ना सरकारी स्कूल का टीचर बना दो बस। उसके बाद होगा क्या? देखो जब मैं बकवास करना शुरू करती हूँ तो बच्चे आ जाते हैं लाइव। क्या है भाई तुम लोगों का? बेटा सुनो, मैं ऑलरेडी लॉयर हूँ, तुम मुझे और कितना प्रिपरेशन कराओगे? और सुनो, मैं एकदम हिंदी में पढ़ा रही हूँ, फारसी भाषा ना स्टार्ट करा अभी तक मैंने। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी भोजपुरी भाषा में भी स्विच करने वाली हूँ तुम लोग के साथ। बच्चे कहते हैं कि मैम थोड़ा भोजपुरी में पढ़ा दो मैम, ऐसा सिचुएशन चल रखा है। तो सरकारी नौकरी कभी कहते हैं ना, सरकारी नौकरी उन लोगों के लिए अच्छा होता है जब जितने नीचे पोस्ट पे जाते हो, जितना नीचे पोस्ट पे आप चले जाते हो ना, तब कहते हो आप, तब आपको आराम रहता है। एक बात जरूर याद रखना मेरी, आप जितना नीचे पोस्ट पे रहते हो तब आपको बहुत आराम रहता है, क्योंकि कोई आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जब आप सरकारी नौकरी के जब नीचे जॉब में रहते हो तो आपको आराम रहता है, आप छुट्टी मार सकते हो, आप हॉलीडे मार सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। लेकिन जब आप एक हायर पोजीशन पे चले जाते हो ना सरकारी नौकरी में, तो बेटा आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहती है। जब थाने में जब इंस्पेक्शन के लिए एसपी साहब जाते हैं तो कांस्टेबल को नहीं ढूंढते हैं, थानेदार को ढूंढते हैं। क्या थानेदार बैठ के अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी किसके ऊपर है? उसके ऊपर है। जब तुम डिफेंस में जाओगे, डिफेंस एक बिल्कुल अलग सेक्टर हो जाता है सरकारी नौकरी में। अबे कहाँ रहते हो तुम लोग? जैसे मैं भाषण देना शुरू करती हूँ तुम लोग अचानक से लाइव आ जाते हो, क्या करते हो? तो बैठते रहते हो क्या ऐसे खोल के कि अच्छा मैम का जैसे सुनाई देगा ना कि मैम ने कुछ बोलने वाला तो मैं झट से आ जाएंगे। जब मैंने पढ़ाना मैम ने जब शुरू करना है ना तो नहीं आएंगे, बस ऐसा वाला सिचुएशन चलता है तुम लोगों का है। तो बात को समझ रहे हो तुम? आप जितने ऊपर रहते हो आपके ऊपर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और डिफेंस सेक्टर तो भाई साहब और अलग है। डिफेंस में आप किसी भी जॉब में हो, आप किसी भी जॉब में हो, आप चाहे नीचे मिडिल चाहे अपर किसी भी जॉब में हो, आप डिफेंस वाले हो।
और बेटा आप मेहनत से नहीं भाग सकते हो। आप अगर मेहनत से भाग गए ना बेटा, तो देश जो है ना, देश डूब जाएगा। देश को सरकार ना चलाती है, देश को डिफेंस वाले चला रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो खड़े हैं वहां पे बॉर्डर के ऊपर। सिर्फ बॉर्डर पे नहीं, फील्ड जॉब भी बहुत होती है। हम तो बस ऐसे फैसिनेट होते हैं, चलो बॉर्डर बॉर्डर बिल्कुल है बॉर्डर पे। उसके अलावा कितना मेहनत लगता है। उनसे ज़्यादा स्ट्रांग उनकी फैमिली मेंबर होते हैं, जो उनको इससे कहते हैं कि हाँ बेटा जाओ, तुम जाके भर्ती हो जाओ डिफेंस में। ज़्यादा हिम्मत वाले तो परिवार वाले होते हैं। एक बच्चा मेरे को कहता है मैसेज करके कि मैम मेरे ना पापा और मम्मी दोनों कहते रहते हैं कि तुम जाओ आर्मी ज्वाइन कर लो, आर्मी ज्वाइन। उनको तो मैं हमसे प्यार ही नहीं है, बस चाहते हैं कि हम जाएं और पैसा कमाएं। अरे नालायक, क्यों चाह रहे हैं कि तुम जाओ और पैसा कमाओ? क्या करोगे घर बैठ के? रोटी बनाओगे हैं कोई भी? और हाँ एक चीज और, खाना बनाने को, रोटी बनाने को या कोई भी घर का काम करने को कभी भी जेंडर बायसनेस से मत समझना कि औरत है तो वो रोटी बनाएगी, मर्द है तो बाहर काम करेगा। दोनों बाहर काम करेंगे, घर का काम दोनों कर सकते हैं। बात आई समझे? बात कैसे आती है, हाउस होल्ड की बात कैसे आती है कि अगर कोई घर में अकेला बैठा हुआ है और कोई एक काम कर रहा है तो एक काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं बेटा, अगर तुम 2 घंटे की नौकरी करके घर आ जा रहे हो और दिन भर घर में रह रहे हो, तो ये तुम्हारा फर्ज बन रहा है कि तुम भी घर के काम में मदद करोगे। ये तो मेरा मतलब सही बता रही हूँ। अरे नाना नीतीश, बस तुम्हें लगता है, हमें बाकी बच्चों को नहीं लगता ऐसा गुस्सा वाला बात। चलो अब यहाँ तक क्लियर हो। अब देखना पढ़ाना मैं शुरू करूँगी। अब देखना बच्चे नहीं देंगे क्यों? क्योंकि मैम इतना टफ नहीं पढ़ना हम लोगों को, इतने आर्टिकल्स याद नहीं करने हम लोगों को। चलो अभी देखो यहाँ पे, हाँ सनी, अब देखो यहाँ पे सिचुएशन को समझो। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा, वापस से आते हैं अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। कहा गया उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज। अब ये तो बेटा गलत बात है, आप सबको पता ही, बहुत गलत बात है। आप किसी को फोर्सफुली किसी भी काम को करने पे मजबूर नहीं कर सकते हो, फोर्सफुली किसी को भी। ये नहीं कह सकते तुम्हें जबरदस्ती काम करना पड़ेगा। अब कहोगे कि मैम इससे क्या नाता है हमारे अभी वाले लाइफस्टाइल में, जो इसको क्यों इंक्लूड किया गया? मैम डीपीएसपी तो कुछ है ही नहीं मैम, क्या पढ़ना है इसको? बेटा एक बात बताओ, आज जो सरकारी नौकरी में 60 साल में 62-65 साल में जो रिटायरमेंट दी जाती है, वो क्यों दी जाती है? वो कहाँ से ड्राइव हो रहा है? कहाँ से ड्राइव हो रहा है? वो डीपीएसपी से ड्राइव हो रहा है। कहा जा रहा है देखो तुम किसी को काम नहीं करा सकते हो। अब वो बच्चा या चाहे वो वर्कर जो है, एक मजदूर जो है, वो अपना पेट पालने के लिए काम करता है। मजदूर नहीं, मैं भी, तुम भी, हर कोई, हम सब अपनी ज़रूरतों के लिए काम करते हैं, है ना? कुछ काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम बाकी के चेहरे पर स्माइल देखना चाहते हैं, हम सोशल वर्किंग का काम करते हैं, राइट? अब एक छोटी सी सिनारियो को समझो। अब 60 साल में रिटायरमेंट गवर्नमेंट क्यों दे देती है? बाकी जॉब्स में, बहुत सारे ऐसे जॉब में क्यों देती है? तो ये भी कह सकते हो कि वो जिंदा तो है ही, काम तो कर ही सकता है ऑफिस जाके, क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि बेटा अब उसकी हेल्थ के हिसाब से उसको अब जो है आराम करना चाहिए। लेकिन हम उसको भूखे नहीं मरने दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि तुम घर बैठो, तुमको हम जीने के लिए जो है पेंशन जो है वो प्रोवाइड करा देंगे। एक काम नेचर ऑफ द वर्क को देख के तुम कहोगे कि मैम आर्मी में जल्दी क्यों रिटायर कर देते हैं, जबकि बाकी जितनी भी जॉब है उसमें लेट से क्यों रिटायर करते हैं? जो मेरा एग्जाम था जैग का, जो मेरा मैंने आपको बताया जज एडवोकेट जनरल का जो मेरा था, उसमें 10 साल में रिटायरमेंट थी, 10 ईयर्स, अच्छी सैलरी, अच्छा रुतबा, सब कुछ, 10 ईयर्स में रिटायरमेंट। आपको क्या लगता है कि बस आपके आर्मी के जो मार्शल के जो लॉज होते हैं, या आपको वहाँ से क्या निकाला जाना चाहिए, या जितने भी अंदर कॉन्स्पिरेसीज हो रहे हैं उनके बारे में जानने के लिए सिर्फ रखा जाता है, सिर्फ केसेस को लड़ने के लिए रखा जाता है? बेटा ये जो जॉब होती है शॉर्ट टर्म कमीशन जैग वाली, ये बहुत रिस्क भरी होती है और देश के लिए आपको बहुत कुछ करने का मौका मिलता है। आपको यहाँ से इनडायरेक्टली आपको यहाँ से रॉ में भी ट्रांसफ़र किया जाता है। आई होप बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। इसमें औरतों के लिए 2 सीट रहती है आर्मी में, मर्दों के लिए 3 सीट या 2 सीट ही रहती है। मतलब सिर्फ 2 सीट के लिए लड़ाई होती है। और उस जॉब को छोड़ना
या तुम लोग ना स्पैम ऐसे ना किया करो। बता रही हूँ, अभी जब मैंने आर्टिकल ए का जब बताया था 39A का, तब तुम कहाँ थे? घूम रहे थे कि फिर रहे थे? हैं? चलो अब सिनेरियो को समझने की कोशिश करना। क्यों करते 10 साल में रिटायर? तुम कहोगे मैम आर्मी में हम लोग को इतनी जल्दी रिटायर क्यों करते, जबकि बाकी गवर्नमेंट जॉब में अगर हम देखेंगे, सरकार वाली में, फील्ड जॉब में या फिर नॉर्मल जॉब में 60 साल में मैम क्यों रिटायर करते हैं और हम लोग को इतनी जल्दी क्यों रिटायर करते हैं? नेचर ऑफ द जॉब की वजह से। आपके एज को देख के कहते कि नहीं अब जो है ये जॉब आप और नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए सहूलियत नहीं है। ये कहाँ से निकला है ये चीज़? ये निकला है डीपीएसपी से। डीपीएसपी की वजह से ये लॉ बना है कि आप कोई भी वो काम नहीं कर सकते जो कि उनकी सेहत के लिए ऐसा हो जाए, मतलब जो कभी वापस रिकवर नहीं किया जा सके, उनके हेल्थ के लिए डैमेज हो जाए, उनकी स्ट्रेंथ पे डैमेज कर दे। डॉट कनेक्ट कर पा रहे हो? समझ पा रहे हो चीज़ों को जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ? अब कोई गरीब आदमी है, ठीक है, मान लो उसकी जो एज हो गई 70 साल की एज हो गई या 65 साल की एज हो गई है, और उसको तुम कहोगे कि अरे तुम उसके पास कोई मीन्स नहीं है खाने के लिए, तुम उसको कहोगे, वो भीख मांग के खा रहा था, तुम उसको कहोगे चलो रिक्शा खींचो। कोलकाता में चलता है अभी भी, बहुत बुरा लगा था मुझे जब मैं पहली बार जब मैं कोलकाता आई थी, तो हाथ रिक्शा, जिसको यहाँ का हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है, हाथ रिक्शा, मतलब एक साइड वो चलता है और उसको साइड से ऐसे बांधे रखता है, मतलब पकड़े रहता है, लोहे का जो रहता है रिक्शा, और वो घोड़े की तरह वो भागता रहता है और पीछे पीछे जो है वो रिक्शा चलता रहता है। स्क्रीनशॉट लेना बंद करो नालायक को, PDF तुम लोग को प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में। स्क्रीनशॉट लेते हो मेरे को यहाँ पे समझ में आ जाता है। वीडियो कॉल पे बात सिर्फ तुम लोगों ने ना करी अपने चांदनियों से, हमने भी करी है, तो हमें पता है स्क्रीनशॉट लेने पे कैसा होता है। चलो आ इधर। राइट एब्सोल्युटली राइट प्रधान। बता रही हूँ अजय, रुक जाओ, स्पैम नहीं। अरे सनी ये बात तो है। चलो सुनो, तो इसलिए कहते हैं कि ताकि उनके हेल्थ को, उनकी स्ट्रेंथ को, अब तुम कहोगे उससे रिक्शा खिंचवाओगे, कहोगे कि क्या हो गया तुम ऐसे भीख मांग के क्यों कमा रहे हो, चलो रिक्शा खींचो। तुम पहले उसको तुम पैसा दे रहे हो, पे कर रहे हो, लेकिन वो सही नहीं है, वो उसके एज के लिए वो सही नहीं है। उसका कोई ऐसा डैमेज हो जाएगा जो रिकवर नहीं हो पाएगा। एक बच्चे को, एक छोटे से बच्चे को तुम उठा लोगे और तुम छोटे से बच्चे को कहोगे चलो काम करने मेरे घर में, नॉर्मल काम करा लो उससे जितना उसकी एज के हिसाब से सही है, लेकिन तुम उसे अगर ऐसा काम करा लोगे जो उसके बचपन में ही उसके लिए इतना ज़्यादा, चाहे वो हेक्टिक हो जाएगा। अब तुम कहोगे छोटे से बच्चे को कहोगे 20 किलो का वजन दे दोगे और कहोगे इसको उठा के इस रूम से उस रूम में रख के आओ और उसके बाद काम करो लगातार, नहीं, वो उसकी एज के लिए वो सही नहीं है। हर किसी की एज होती है काम करने की, तुमको समझना पड़ेगा। ये कहाँ से ड्राइव हुआ डीपी, तुम समझ रहे हो? हमारे जो लॉ मेकर हैं कितने समझदारी से उन लोगों ने लॉ को बनाया, डीपीएसपी को डाला, कितने सही तरीके से एक एक चीज को। तुम्हें क्या लगता है कोई भी लॉ बस ऐसे लोगों का मन करता है उठते हैं और लॉ बना देते हैं? हाँ, नहीं बनाते। हम लाखों का महीना कमाने के बाद कोई वैल्यू नहीं है परिवार में, और सरकारी में ग्रुप डी में भी है, उसको पहले शादी होगा। देखो सनी एक चीज बता रही हूँ, सूरज वंदे मातरम जय हिंद। देखिए सनी, अगर तुम हमेशा सनी ना दूसरों की वैलिडेशन के लिए इंतजार करोगे, दूसरा तुम्हें बोलेगा कि वाह बाबा मेरा बेटा जो है सरकारी नौकरी पा लिया, वाह मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, तो बेटा तुम दूसरे को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम पैदा हुए हो अपने लिए। तुम पैदा हुए हो कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं। अगर तुम खुश हो तो तुम बाकी को खुश रख पाओगे। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम अपनी खुशी कुर्बान करके बाकियों को खुश रख लोगे तो यकीन मानो वो लोग तुमसे जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेंगे। लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी में खुश हो तो तुम सबको खुश रख पाओगे। फिर ये तुम कभी अप्लाई करके देखना इस थॉट को जो मैं कह रही हूँ तुमको, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। कितना भी कर लोगे ना तब भी, जितने परिवार वाले हो बाहर वाले हो, हर कोई कहेगा कि अरे क्या ही कर लेता है मेरे लिए, कुछ एहसान थोड़ी ना कर रहा है। तुम सबके ना थिंकिंग पे कंट्रोल नहीं लगा सकते हो, बात समझना। अरे हर्षित थैंक यू, सब बता रही हूँ। अब मैंने तुमको क्या बताया यहाँ पे,
तो ऐसा कोई चीज़ जो कि उनके हेल्थ और स्ट्रेंथ पे ज़्यादा बर्डन ना बन जाए, वो काम जो है वो फोर्सफुली एब्यूज हो जाएगा एक तरीके का, है ना। वो क्या हो जाएगा, वो एक एब्यूज हो जाएगा। वो आदमी जो है अपने पेट के लिए काम तो कर लेगा, लेकिन उसकी वजह से उसका जो डैमेज होगा, इरिपेरेबल जो डैमेज होगा, दैट इज वेरी डेंजरस, राइट। आप देखो यहाँ पे 39E क्या कहता है, अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, चिल्ड्रेन के लिए। अब तुम कहोगे कि सिंपल सी चीज़ है, तो मैम इसका क्या मतलब होता है। मैम हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, सबको तो डेवलपमेंट मिलता है, हमें मिलता है, आपको मिल रहा है, हर बच्चों को तो मिल रहा है हेल्दी डेवलपमेंट। मैम तो इसमें अलग क्या है मैम? बेटा इसमें अलग ये है कि वो बच्चे, मान लो किसी प्रोस्टिट्यूट का बच्चा है, किसी सेक्स वर्कर का बच्चा है, किसी सेक्स वर्कर का बच्चा है, और उसको तुम कहते हो सोसाइटी में कि नहीं हमारे साथ नहीं पढ़ेगा, नहीं हमारे साथ नहीं बैठेगा, तुम उसको अगर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो तो नहीं, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। कोई एक ऐसे सेक्टर से बिलोंग कर रहा है जिस सेक्टर को हमारी सोसाइटी में सही नहीं माना जाता है, नीचा माना जाता है, कुछ भी अगर माना जा रहा है, तो आप उसको अपॉर्चुनिटी से वंचित नहीं रख सकते हो। ये उसका हक है। अगर वो पढ़ने आया है स्कूल में, अगर वो बैठ रहा है उसी सेम बस में जहां आप बैठे हो, उसका हक है बैठना। तुम नहीं कह सकते हो कि तुम मेरे पास नहीं बैठोगे, तुम नहीं कह सकते हो उसको। हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, उसके सही विकास के लिए। हेल्दी डिस्कशन समझते हो, जब हम बातें करते हैं ना एक दूसरे से। आप बहुत सुंदर हो, अच्छा थैंक यू अभिषेक। हाँ राइट हर्षित। मैम आप करोड़पति हो इसीलिए मैम आप गवर्नमेंट जॉब के लिए इग्नोर करती हो। मैम करोड़पति हो इसलिए मैम गवर्नमेंट जॉब के लिए इग्नोर करती हो। जो लाखपति हैं उसके लिए तो एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस ही सब कुछ है। अरे नाना बेचा ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहाँ से करोड़पति हो गई बेटा? मैं अभी बताओ, तुम लोग से ज़्यादा एज की ना हो रही हूँ मैं, चिंता ना करो इतना ज़्यादा। गवर्नमेंट जॉब को देखो, हर किसी के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है बच्चा सनी, हर किसी के पीछे कोई ना कोई एक रीज़न होता है। एसएससी, बैंक, रेलवे, क्या बात करते हो? मेरे जो फ्रेंड्स हैं, कॉलेज वाले जो फ्रेंड्स हैं, वो अभी भी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पता है तुमको? उनके सेकेंड टायर के रिजल्ट आते हैं, फिर वो एग्जाम जो होता है वो कैंसिल हो जाता है। बेचारे दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ था वहां भी बैठे थे बेचारे, मतलब अब तक, मतलब ये 4, हाँ मुझे कॉलेज से कितना, हाँ तब से। हाँ हाँ यूनिफाई, बिल्कुल आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हो। एयरफोर्स कब ज्वाइन करूँगा? बहुत जल्दी ज्वाइन करोगे तुम। चलो 1 सेकेंड रुकना ज़रा। अच्छा क्लास भी खत्म होने वाली है, आई गेस मेरी बैटरी ये हो गई थोड़ी। चलो अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, ये समझ में आ गया ये पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आर्टिकल 39A क्या कहता है? आर्टिकल 39 कहता है प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। अब तुम कहोगे कि मैम इसका क्या मतलब बनता है? मैम प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर, क्या मतलब बनता है इसका? तुम कहोगे मैम आर्टिकल 20 में भी तो सेम बात कही गई थी, लीगल एड के बारे में बात कही गई थी आर्टिकल 20 में भी। तो मैम क्या मतलब बना इसका? तो इसका मतलब ये बना कि आर्टिकल 20 में जो लीगल एड की बात की गई है, वो लीगल एड क्रिमिनल लॉ में प्रोवाइड कराने की बात की गई है। किसके लिए बात करी गई है? लीगल एड जो आर्टिकल 20 में बात करी गई है, वो बात करी गई है किस चीज के लिए? क्रिमिनल ऑफेंस के लिए, क्रिमिनल लॉ के लिए। यहाँ पे आर्टिकल 39A में यहाँ पे जो बात चल रही है आपकी, यहाँ बात चल रही है किस चीज के बारे में? यहाँ पे बात चल रही है, क्या कह रहा हूँ, सॉरी मैम लेट हो गया। अच्छा कोई बात नहीं बच्चा, आप रिकॉर्ड क्लासेस देख लेना। अच्छा मैम 35 to 35A का क्या मतलब होता है? अच्छा नितेश, आई गेस आपने कभी भी पॉलिटी नहीं पढ़ी है या कोई भी किताब वैसी नहीं पढ़ी है। अरे अच्छा दैट्स ग्रेट। सुनो क्षितिज, बहुत अच्छा रहेगा BHU यूनिवर्सिटी से अगर तुम LLB कर रहे हो, दैट्स ग्रेट। सुनो 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 नितेश सुनो, इस बच्चे को कौन समझाएगा? जब भी आपका संविधान बनता है, जब हम लॉ पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं 39A। अगर मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 39A, 39 सबसेक्शन A क्लॉज 1, क्या पढ़ेंगे? 39 सबसेक्शन A क्लॉज 1, ठीक है।
इसको क्यों पढ़ते हैं? संविधान बहुत बड़ा है मेरा बच्चा, तो अगर हम इतनी नंबरिंग लाएंगे कहाँ से? उतनी नंबरिंग अगर करेंगे, अब मैंने तुमको कहा, ध्यान से सुनना, नितेश तुम्हारे लिए बता रहे हो ये, तुम कह रहे हो ना कि मैम ऐसा क्यों होता है कि 35 होता है, 35 ये ऐसा क्यों लिखा जाता है? तो मेरा बच्चा, अब मैंने तुमसे कहा कि एक काम करो, तुम किचन में जाके खाना पका दो, दाल बना देना। तो तुमने कहा ठीक है बना देता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा काम करो ना, दाल में ना नमक डाल देना। तो तुमने कहा हाँ ठीक है। तो मैंने एक लाइन में तुमको कहा दाल बना देना, दूसरी लाइन मैंने कहा नमक डाल देना, फिर मैंने कहा अरे दाल में दाल जरूर डालना। तो तुमने कहा अच्छा मैम, फिर मैंने कहा अच्छा एक काम करो हल्दी भी डाल देना। तो क्या मैं इसको अलग अलग कुकर में चढ़ाओगे? इसको छोटी सी भाषा, उसको क्या एक अलग अलग बर्तन में चढ़ाओगे? कभी नहीं चढ़ाओगे ना। एक ही बर्तन में ये एक डिश से रिलेटेड है, राइट? जो भी मुद्दा एक टॉपिक से रिलेटेड होता है, जो भी मुद्दा एक सिमिलर टॉपिक से रिलेटेड होता है और उस टॉपिक के अंदर बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस होते हैं, बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं जिनको हमें डिफाइन करना होता है, बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, उनको हम क्लॉजेस के अंडर डालते हैं। आर्टिकल 300 में तुम अब कहोगे अच्छा चलो मैं छोटी चीज समझाती हूँ। अच्छा यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। आर्टिकल 300 में मर्डर के बारे में डिफाइन है, आईपीसी का सेक्शन आर्टिकल 300 में मर्डर के बारे में डेफिनेशन किया हुआ है, मर्डर के बारे में। आर्टिकल 302 में उसके पनिशमेंट है, फिर उसके एक्सेप्शंस दूसरे आर्टिकल में हैं, समझ रहे हो? लेकिन किनसे रिलेटेड है? आर्टिकल 300 से स्टार्ट हुआ है इसका। जब डिफेमेशन का केस लागू होता है, किसी को कोई तुम्हें बदनाम कर रहा है, कोई तुम्हारे बारे में गलत गलत चीजें फैला रहा है, समझ लो यूट्यूब पे कोई तुम्हारे बारे में गलत गलत चीजें फैला रहा है, तुम उस पर डिफेमेशन का केस कर सकते हो, आराम से ठोक सकते हो, ठीक है। तो अब डिफेमेशन में दो चीजें आती है, एक आता है लाइबल, एक आता है स्लेंडर। लाइबल और सिलेंडर मतलब डिफेमेशन, किसी को तुम जो बदनामी करते हो, तुम दो तरीके से किसी की बदनामी कर सकते हो। तुम कोर्ट गए, कोर्ट में तुमने कहा कि तुमने कहा उसने हमारी बदनामी करी है, तो कोर्ट तुमसे पूछता है कैसे बदनामी करी है। तुम्हारे पास दो टाइप है, एक टाइप क्या होता है? एक टाइप होता है लिखित, न्यूज़पेपर में लिख के, लोगों तक चिट्ठी पहुंचा के, या किसी को चिट्ठी में लिख के तुमने दिया है कि फलना फलना जो आदमी है, ऐसा जो आदमी है, उसने ना मेरा पैसा हड़प लिया है या उसने ऐसा ऐसा काम किया है, ठीक है। एक होता है मौखिक। मौखिक क्या हुआ आपका? रेडियो में अनाउंस किया आपने बैठे बैठे, यहाँ मैं आपसे बात करते करते मैंने कहा अरे तुमने उसका थंबनेल देखा है कैसा बनाता है, अरे उस टीचर को देखा है तुमने कैसा पढ़ा रहा है, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं डिफेम कर रही हूँ, ये मौखिक रूप में फॉल करेगा। तो क्या इसके लिए अलग अलग सेक्शंस बनेंगे? नहीं, इसके लिए एक सेक्शन बने, है ना, और उस सेक्शन के अंतर्गत क्लॉजेज रहेंगे। क्या रहेंगे? क्लॉजेज रहेंगे। बात समझ में आ रही है? किसी को समझ नहीं? बताओ मुझे, चार्ट देखो जरा। हाफ मर्डर इज डिफरेंट। हाफ मर्डर अश्रुत सिंह, हाफ मर्डर कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड को, ठीक है। तुम लोग मुझसे लॉ ही पढ़ लो एक दिन, ठीक है। हाफ मर्डर कहते हैं किसको? कल्पेबल होमिसाइड को। डू रिमेंबर दिस, कभी भी मिक्स मत करना। मर्डर इज डिफरेंट थिंग, हाफ मर्डर इज डिफरेंट थिंग, मिस रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट थिंग। तुम कहोगे कि मैम डिफेमेशन करना तो कहीं ना कहीं हाफ मर्डर में हमारी बेइज्जती हो गई, तो बेटा मिस रिप्रेजेंटेशन को क्या कहोगे फिर? मिस रिप्रेजेंटेशन कोई चीज है नहीं और अपने आप को दर्शा कुछ और रहा है। कोई आता है तुम्हारे पास कहता है हम LIC के एजेंट हैं, आप हमारे पास पैसे डिपॉजिट कराइए और हम आपको डबल रिटर्न पेश करेंगे। तो हम उस पर दो नहीं 3 केसेस उस पर जाएंगे। पहला केस जाएगा उस पर मिस रिप्रेजेंटेशन का, उसने अपने आप को गलत आदमी बताया मेरे सामने। दूसरा केस जाएगा फ्रॉड का, उसने मेरे साथ फ्रॉड किया। तीसरा केस जाएगा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, उसने मेरा विश्वास तोड़ा, मैंने उस पर विश्वास किया, उसने मेरा विश्वास तोड़ा। उसके बाद अगर मुझे टेंशन हो गया या मैं बेहोश हो गई तो मेरे को जो नर्व अटैक आया, मेरे हेल्थ जो डिटोरिएट हुआ, तब जाके फॉल कर जाएगा डिफेमेशन के स्लेंडर कैटेगरी में। कहते हो ना, तुम कहते हो ना कि मैम कभी भगवान न करे कभी पुलिस पकड़े, लेकिन जब भी पुलिस पकड़ती है ना तो कोई एक धारा नहीं लगाती, हमेशा 5, 6, 7, 8, 9 धारा लगाती है। तुम लोग कहते हो इतनी धाराएं कहाँ से आती है? बेटा वही क्लॉजेस से आती है।
लॉ में दिमाग बहुत चाहिए होता है। आप कुछ भी अगर पढ़ रहे हो आपको सब कुछ सिमिलर लगेगा, कहोगे यार ये भी सिमिलर है वो भी। मैं जब तुम लोग की तरह थी ना, जब मैं क्लास 10th 11th में थी, जब मैंने लॉ की स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी, तो मुझे लगता था यार सब तो सिमिलर है, फिर क्या पढ़ूं। आर्टिकल ये भी आर्टिकल सेम कहता, वो भी आर्टिकल सेम कहता, और इंग्लिश भाई साहब इतनी टफ आती है। यार क्या हुआ, खत्म हो गया क्या? दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ तुम लोग को? इतनी सारी चीजें बोल दी मैंने, हाय रब्बा। देखो तुम लोग को हमेशा बोलते रहती हूँ, मोटिवेशन देती रहती हूँ, और देखो ये अपनी किस्मत जो है कितनी लगा लेती है कभी कभी अपनी। एक बार बताना मुझे जरा, ऑडियो वीडियो क्लियर हो रही है फिर नहीं तुम लोगों को? मैम थैंक यू, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत मस्त है। एक दिन वीडियो पक्का आपकी क्लास में 10,000 बच्चे लाइव आएंगे। अरे नितेश मैम करंट अनिकेत करंट अफेयर की क्लास जो है आपकी स्पेशल क्लास पे चल रही है। अच्छा, आज मैं अपने स्पेशल क्लास वाले बच्चों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि आज 6 बजे आप लोग की क्लास नहीं हो पाई, क्योंकि मुझे आज आप लोगों को पता है इस चैनल पे मैराथन चल रही थी, आप लोग के टीचर्स के द्वारा जो मैराथन चल रही थी आप लोगों के लिए, तो इसलिए जो मेरी क्लास थी वो मैंने शिफ्ट करके 7 बजे रख लिया था, ठीक है, क्योंकि ये स्लॉट जो था हमारा फ्री था इसीलिए, ठीक है। मैम आपके पढ़ाने का, मैम आप जो पापा की परी बन, मैम जो पापा की परी ब्रेकअप कर लेती है इसका नया धारा बना दो। बेटा सुनो रसनी और बाकी लोग सुनो, तुम लोग पहली बात तो ये कि पापा की परियों से दूर रहो और दूर रहा करो इन लोगों से, समझ में आई बात? पापा की परियों से वो हमेशा परी बनी रहेंगी, ऐसे सब परी वाली परी बनी रहेंगी। जो जिनका अपना ना स्पाइन ना हो ना उनके साथ नहीं रहा जाता। वैसे भी बात आई समझ में? जो भी लिखती हूँ ना अपनी आईडी में पापा की परी और एंजल प्रिया, इन लोगों से सावधान रहना बेटा। जिनकी अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं होती ना, वो आपकी रीढ़ की हड्डी कभी नहीं बन सकती। बात आई समझ में? बैकग्राउंड साउंड हाँ वो दूर में थोड़ा सा ये, और स्पीकर आपको पता है सोनू निगम जी ने इसके बारे में ये बात करी थी, लेकिन अभी हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और वैसे मेरी वीडियो कौन ही देख लेगा यार, कहाँ तक ही जाएगी। लेकिन कभी देखो मेरे को किस्मत पे इतना भरोसा है ना, मैं अपने को कभी अंडरस्टिमेट नहीं करती कि मेरी वीडियो कौन ही देख लेगा। समझ लो खान सर की वीडियो पाकिस्तान में देख ली गई, देख रहे हो मतलब भौकाल। अच्छा क्या हो रहा है? टेलीग्राम प्रमोशन हाँ जी एकदम बर्बाद कर देती हैं। मैम आप सब कुछ समझ सकती। अच्छा चलो आगे बढ़ो। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तुमने कहा कि मैम यहाँ पे प्रमोट इक्वल, यहाँ पे कहा कि मैम प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। अब यहाँ पे का मतलब क्या बनता है कि लोगों के बीच में, अब यहाँ पे मैंने बताया कि आर्टिकल 20 में जो समझाया गया था, लीगल एड जो समझाया गया था वो क्रिमिनल लॉ के लिए था, और यहाँ पे जिस लीगल एड की बात हो रही है वो सारे सेक्टर के ओडी की बात हो रही है। अब देखो चीजों को समझने की कोशिश करना, जिसके पास पैसा है, ठीक है, जिसके पास पैसा है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो वहां के लॉयर से अपनी फीस जो है वो अफोर्ड कर सकता है वहां के लॉयर से, राइट? अरे हाँ भाई बैकग्राउंड साउंड हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। सुन लो थोड़ी देर, देखो कुछ भी कहोगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी भैया, कुछ भी कह दोगे, लेकिन ठीक है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखो हर चीज़ों की, अगर मंदिर में घंटियाँ बज रही हैं तो आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं ना, उसी तरीके से अगर देखिए हर रिलीजन की चीज़ें हैं अपनी अपनी चीज़ में, उसको हमें क्या देना चाहिए? रिस्पेक्ट देना चाहिए, राइट? अरे ओ अनिकेत स्पेशल क्लास जो है वो फ्री है। मुस्लिम फालतू में क्या? अरे यार तुम लोग ना पढ़ाई करो यार, तुम लोग ना गजब काम कराओगे एक दिन।
हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, चलो आप समझाती हूँ। मैं बता रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में क्या होता है, और कहते हैं कि जब नमाज चल रहा होता है या कोई भी पूजा चल रही है तो हम बातें नहीं करते ना, 2 मिनट चुप हो जाते हैं, राइट? क्या फर्क पड़ता है, इज्जत देनी कहते हैं उसको। चले अभी देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं हम कि जो अमीर है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में जाके अच्छे लॉयर अपॉइंट कर सकता है, पैसे देगा उसको, आराम से लॉयर मिल जाएंगे। अब उसका क्या, जो गरीब है, तो इसका मतलब क्या है, इंडिया कोई एक ऐसा देश बन जाएगा जहां पे गरीबों को उनके अधिकार से वंचित रखा जाएगा? क्या वाकई? अरे कुलदीप, तुमको पता ना है फिर? कह रहा है यहाँ पे, कुलदीप कह रहा है कि मैम बैकग्राउंड नॉइज पे कौन सा केस होगा? सुनो, किसी के रिलीजियस भावनाओं को हर्ट करने का, किसी की रिलीजियस चीजों पे कमेंट करने का, जैसे हमारा खून खोल लेता है ना, अगर हमारे रिलीजन के बारे में कोई कुछ कह दे, बाकियों का रिलीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो इन चक्रों में आप लोग ना पड़िए, आप लोग डिफेंस वाले लोग हैं, और ये इंडिया है, यहाँ सारा रिलीजन जो है वो बराबर है, सारे जो लोग हैं वो एक हैं। हाँ, आपका डिमांड है, हमारा डिमांड है, हमारी जगह पे है, अगर वो पूरा हो रहा है तो जबरदस्ती किसी को परेशान करने का कोई मुद्दा नहीं बनता है। और एक बात याद रखिएगा, हिंदुज्म जो खड़ा है ना, हिंदुज्म हमेशा से शांति का प्रतीक रहा है, याद रखिएगा इस चीज को। हम हमेशा से अहिंसावादी रहे हैं, हम हमेशा से शांति प्रिय लोग रहे हैं, हम लोग अतिथि देवो भव में यकीन रखते हैं, हम लोग सेवैयां भी खाते हैं और खीर भी खिलाते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। चलो अभी तुम लोग सुन लो नालायक को, चुपचाप बैठ के देखो। तो उनके लिए क्या कहा गया कि उन लोगों को कहाँ से मिलेगा लीगल एड, कहाँ से मिलेगा? आपको पता है बहुत सारी सर्विसेज का, चलो तो बहुत सारी सर्विसेज के लिए, लीगल सर्विसेज, गरीबों के लीगल सर्विसेज के लिए बहुत सारे एक्ट लाए गए थे। एमपीपीटी एक्ट जो पहले लेके आया गया था, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो कि 1987 में लाया गया था, LSA 1987 में लाया गया था। लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, किनको किनको इसके बारे में पता है? कहती हूँ क्लास ढंग से लिया करो, बहुत कुछ तुम लोग को जानने के बारे में हो जाएगा, बहुत कुछ तुम लोग जो हो जान जाओगे। लेकिन तुम लोग को तो क्या है, सुनना रहता नहीं है हमेशा से, ठीक है? अगर गरीब है और उनके पास, मान लो एक एग्जाम्पल देती हूँ, हमारे पास आज मान लो, बस मैं तो खुद लॉयर हूँ, मैं तो हमेशा पता है मैं कैसे कहती थी। एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे पास ना एक बार ना एक वाईफाई वाला था, मैंने वाईफाई लगाया था कॉलेज टाइम पे, ठीक है? तो उसकी मैंने पेमेंट सब कुछ कर दिए थे। फिर उसके बाद मैं घर चली गई थी, तो अब तक मैंने रिचार्ज नहीं कराया था वाईफाई का। तो मेरे को घर पे फिर फ़ोन करता है, 1-1.5 महीने में घर पे थी, तो मेरे को फ़ोन करता है, कहता है कि मैम आपका जो पेमेंट है ना, मेरे को ट्रिपल पेमेंट बता रहा है, ठीक है? तो मैंने कहा मैंने तो पेमेंट कर दिया, मेरे पास तो स्क्रीनशॉट्स भी हैं, मेरे पास सारे रिकॉर्ड भी हैं। तो मेरे को कहता है कि नहीं, आपका जो पेमेंट है वो 4000 समथिंग का पेमेंट मेरे को बता रहा था कि इतना का पेमेंट आपको पे करना पड़ेगा। मैंने उसको 4 बार समझाया, 5 बार समझाया, मैंने उसको मेल करा, मैंने उसको भेजा कि देखो भैया मैंने पेमेंट कर दिया है, तुम लोग झूठ क्यों कह रहे हो? लोकल वाईफाई था कोलकाता का। तो कहता नहीं, केस करेंगे। कहता है एक लॉयर का उधर से फ़ोन आता है और उसके लॉयर कहते हैं कि आपने पेमेंट नहीं करा, आपने ऐसे नहीं करा। अब मेरा गया दिमाग गर्म, मैंने कहा भैया एक काम करो, तुम केस कर दो, मैं वैसे भी कोर्ट में ही रहती हूँ, परेशानी तुम लोगों के लिए होगा, तुम लोग लॉयर हायर करोगे, फालतू में प्लेवर के ऊपर खर्चा करोगे, रोज कोर्ट आओगे जाओगे, मेरा तो काम ही कोर्ट में रहना है, तुम वहाँ कर दोगे? अच्छा मैं लंच करते करते उठ के जाके केस लड़ लूँगी, मैं कोई काम करते करते दूसरा केस लड़ते लड़ते केस जाके लड़ लूँगी। क्या ड्रामेबाजी करते हो भाई तुम लोग? नोटिस भेज के डराते हैं ना ये लोग। बेटा जब भी तुम्हारे पास कोई भी नोटिस आए उसमें देख लेना लॉयर की आईडी रहती है, अगर वो मेंशन नहीं तो नोटिस फेक होता है, ठीक है? नोटिस ऐसे नहीं किसको भेजा जाता है। ये लोग क्या करते हैं, सादे कागज पर टाइप करते हैं, पहुंचा देते हैं। जब उसको पता चला कि मैं खुद एक लॉयर हूँ तो उसके बाद सारे फ़ोन आने बंद हो गए, सीधे सीधे फ़ोन आने बंद हो गए। उसे मैंने जम के गालियाँ रख के दी थी उसको, मैंने कहा था ड्रामे करते हो तुम लोग हैं हर किसी के साथ। एक मैम एक दिन हमारे साथ टॉक के लिए रख लिया करो, आपसे बातें करके अच्छा लगता है, बाकी सब दिन खूब मन लगा के पढ़ेंगे। मैम आपका लेक्चर बहुत मस्त लगता है, 2-3 घंटे पूरा लेक्चर दो प्लीज़। हाँ एकदम बिल्कुल। अभी सुनो मेरे सिचुएशन को, मेरी सिचुएशन को भी सुन लो और अपनी सिचुएशन को भी सुन लो। मेरी सिचुएशन बड़ी खराब हो रखी है, तुम लोग अब अपनी सुन लो, क्योंकि तुम लोग को अभी नौकरी बिल्कुल लेनी है, मतलब लेनी है। देखो यहाँ पे
उसके लिए LSC एक्ट का गठन किया गया ताकि जितने लोग गरीब हैं, मान लो आपके साथ कोई अन्याय होता और हमारे पास पैसे नहीं है कि हम महंगे वकील को रख सके, हाई कोर्ट में कोई मुद्दा चला गया। आपको पता है कि जब लोअर कोर्ट में कोई भी मुद्दा रहता है उसके पैसे क्या होते हैं, कम लगते हैं, 500-1000 रुपये में हो जाता है। लेकिन जैसे कोई मुद्दा हाई कोर्ट जाता है तो वहाँ पहली बात कि हाई कोर्ट में क्लाइंट नहीं आते हैं, क्लाइंट को अलाउड नहीं होता है, क्लाइंट जो होते हैं वो नहीं आते हैं अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मामला हो। मान लो अगर फ्रांस से मर्डर हो गया है, सॉरी फ्रांस का कोई बंदा इंडिया आया है और इंडिया में उसका मर्डर हो गया है, उसके लिए जो गवाह हैं उसकी रिकॉर्डिंग चलती है और उस एक पर्सन को लाया जाता है कोर्ट में और उसके मेंबर को। उसके अलावा कोई भी क्लाइंट जो होते हैं, कोई भी एक्यूज विक्टिम को हाई कोर्ट में एंट्री प्रोहिबिटेड रहती है, हाई कोर्ट की कोर्ट रूम के अंदर, अपार्ट फ्रॉम सच एक्सेप्शनल केसेस जो इंटरनेशनल केसेस बन जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, अब वो लोग आते हैं, उनकी जो सेक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उनकी बातों को। बात आ रही समझ में? ठीक है, अभी ये क्लियर हो रहा है? तो अब समझो यहाँ पे तो उनके लिए क्या प्रोवाइड कराया गया, उनके लिए कहा गया कि फ्री लीगल एड जो है वो प्रोवाइड कराएंगे गरीबों को। उनके लिए बहुत सारे कमीशन का गठन किया गया है। आप वहाँ पे जाइएगा, सरकार आपको वकील प्रोवाइड कराएगी, मुहैया कराएगी। जैसे आप हाई कोर्ट आते हो, फीस जो होता है वो दुगना हो जाता है। एक केसेस के लिए 2 लाख, 3 लाख, कई बार 30 लाख, जैसा केस का स्वरूप होता है वैसा फीस का स्वरूप बन जाता है। तो गरीब जो है और जिसको न्याय चाहिए वो कहाँ से पैसा लेके आएगा बताओ? उसके लिए सरकार ने यहाँ पे गठन किया है बहुत सारे कमिटी का। अब तो बहुत सारे हो गए, लोकायुक्त हो गए हैं, बहुत सारे अब हो गए हैं, बहुत सारे अदालत बन चुके हैं अब। तो ये होता है असली मीनिंग वेलफेयर ऑफ स्टेट का, जहाँ पे आप एक एक सेक्शन को देख रहे हो, जहाँ पे आप हर एक के बारे में सोच रहे हो। संविधान यूं ही नहीं ला के बस बना दिया जाता है, बस थोप दिया जाता है। संविधान बनाने के लिए A to Z चीजें करी जाती हैं। बफरिंग हो रही है? चलो फटाफट जो है क्लास को यहाँ तक खत्म करते हैं, आगे पढ़ेंगे कल को, इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक 39A के बारे में तक पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, 39 को कवर कर लिया है यहाँ पे। चलो आगे वाले सेक्शन जो है हमने कल कवर करना है। चलो तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा एक चीज और सुनो, एक सिचुएशन और, क्लास जो है मैं 3 या 4 आर्टिकल्स की इसलिए लेके आ रही हूँ, मैं रोज 4 से 5 आर्टिकल की लेके आ रही हूँ, क्योंकि मेरे जो नालायक बच्चे हैं और मेरे जो प्यारे बच्चे हैं, ऑन सीरियस नोट, किसी को भी सारे आर्टिकल्स एक बार में नहीं समझ आ सकते हैं। DPSP में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल जो हैं अगर आप लोग को समझाए नहीं गए तो आप लोग को क्लियर नहीं होंगे। तो हम उतने ही आर्टिकल्स लेके आपके लिए आएंगे जितने आर्टिकल आपको समझ में आए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी बैठा करो एक कॉपी और पेन लेके प्लीज बैठा करो, ठीक है? तुम लोग के फायदे के लिए बता रही हूँ। क्लास की जो टाइमिंग है रोज दोपहर को 3 बजे रहेगी, रोज दोपहर को 3 बजे इसी चैनल पे आपकी पॉलिटी की क्लास होगी। हिस्ट्री की क्लास जो है मैं 1-2 दिन में शुरू कर दूंगी, मैं थोड़ा सा सेटल हो जाऊं। मैं 1-2 दिन में आपके लिए हिस्ट्री की क्लास जो है मैं दूसरे चैनल पे ले आऊंगी, ठीक है? तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। चलो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं जो बस ऐसे यूं ही स्पैम करने के लिए आते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? अरे हर्षित थैंक यू बच्चा। चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, जय हिंद, जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।